स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी लेकर के चले थे। एनसीईआरटी में दोस्तों आपको भी पता है कि हम कक्षा 6 के इतिहास को लेकर के चल रहे हैं और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों मैं 6 से लेकर के 12 तक का सभी पॉइंट लेकर के आऊँगा। कितना दोस्तों 6 से लेकर के जितना तक दोस्तों 12 तक जितने हमारे इसमें दिए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं एनसीईआरटी ख़त्म कर देता हूँ। एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट आप लोगों को पता होगा, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा अगर हम 6 से लेकर के 12 तक कंप्लीट कर लेते हैं। इसी मेथड पर दोस्तों जितने क्वेश्चन बनते सब इसी मेथड पर बनेंगे। तो दोस्तों हम लोग इसका चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट पार्ट मैंने इसका डाल दिया है। कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण दोस्तों मुझे यह पार्ट बीच में ही रोकना पड़ा था, नहीं तो बाकी दोस्तों ये हमारा एक दिन में एक लेक्चर में कंप्लीट कर दूँगा, एक दिन में एक लेक्चर में कंप्लीट कर दिया करूँगा। आज से रोटेशन बना रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों आप लोग वीडियो शेयर करो। या तो दोस्तों आप लोग वीडियो शेयर करो या तो 3-4 लोग कम से कम बताओ कि हाँ भाई ये भी चैनल है अपना, अच्छा एनसीईआरटी क्वेश्चन चलने वाला है। दोस्तों इसकी ये टॉपिक जैसे ही खत्म होता है इसका मैं क्वेश्चन आंसर लेकर के आ रहा हूँ, मतलब इस अध्याय में जो चल रहा है। दोस्तों मैं जैसा वादा किया हूँ एक भी कॉमा फुल स्टॉप मैं नहीं छोड़ूँगा। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते देखिए, करें क्या, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं करें कि अतीत के बारे में कैसे जानें। करें अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। दोस्तों यहाँ पर पांडुलिपि आप लोग इतना समझ के चलना कि पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ। जब हम लोग कोई चीज़ हाथ से लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पांडुलिपि कहा जाता है। कह रहा है कि इसी प्रकार से पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ के पत्रों अथवा हिमालय में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए एक को हमको क्या दे रहा है कि यह पांडुलिपि लगभग, ये जो हमको नीचे पांडुलिपि दिखाई गई है ये देखो एक पांडुलिपि है हमारा। अब पांडुलिपि का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बोला कि पांडुलिपि का मतलब जो हाथ से लिखा गया उसे ही क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। कह रहा है कि नीचे एक पांडुलिपि दी गई है, नीचे हम लोग इसको देख के चलते हैं दोस्तों, इसको आप लोग समझिएगा। कह रहा है कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट करके अलग-अलग हिस्सों को एक साथ बाँध दिया जाता था तथा भुर्ज की छाल से बनी एक ऐसी ही पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। मतलब ये भुर्ज की छाल से बनी हुई एक पांडुलिपि हमारी है दोस्तों, इसमें छेद करके लिखा जाता है। दोस्तों जैसे आप लोग पत्थर देखते हो, जैसे आपकी स्कूल में लिख दिया जाता है कि हमारे राम कुमार साहब प्रिंसिपल साहब हैं, इन्होंने फला-फला डेट को फला-फला डेट को इतनी तारीख को इतने रुपए में यह स्कूल का निर्माण करवाया है, ऐसा लिखा रहता है। अगर मान लेते हैं दोस्तों ये कोई हमारा क्या रहता है, घर रहता है या बिल्डिंग रहता है, तो दोस्तों इसी के साइड में दीवार पे ऐसे लिखा रहता है कि ये घर, ये मतलब ये प्रिंसिपल साहब इतने सन में इतना पैसा लगा करके इतने मीटर का स्कूल तैयार करवाए हैं। तो दोस्तों उसी को ही हम लोग, और जैसे उस पर खुदाई करके लिखा जाता है वैसे इस पर खुदाई करके लिखा जाता था। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि इतने विशेष इ कह रहा है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि की सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अगर दोस्तों मान लेते हैं कोई हमको पांडुलिपि मिली है दोस्तों, वो क्या है, हमारी पुस्तक है, तो दोस्तों इसमें हमको समझना क्या है? इसमें कुछ नहीं समझना है दोस्तों, केवल ये समझना है अगर कोई पांडुलिपि हमारी है, तो दोस्तों आज भी हम लोग क्या करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस पढ़ते हैं तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? बुक की आवश्यकता पड़ती है ना। इसका मतलब जो हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? किताब की हमको आवश्यकता पड़ती है। अच्छा ये बताओ कि ये जो किताब हमारी है, इस किताब में क्या-क्या लिखा हो सकता है? तो ये किताब में क्या, जैसे कोई उपचार हो गया, मतलब हर विषय की किताब अलग-अलग होती है। अब यही यहाँ पर हमको ये दर्शा रहा है कि आज भी कई प्रकार की पांडुलिपियाँ मिली हैं मंदिरों विहारों, जो मंदिरों में पांडुलिपि मिली होगी, धार्मिक की बातें कही होंगी। जो विहारों में मिला हो गया मतलब उसमें औषधि वारों का ज़िक्र किया गया होगा, गाँव में रहने वाले कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते। तो इसी सब का अध्ययन किया गया होगा। जो चिकित्सालय मिली होगी उसमें औषधि के बारे में लिखा गया होगा दोस्तों। तो बस यही है। आइए हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करके बनाए जाते हैं।
अब देखो, इसमें कह रहा है कि अभिलेख का मतलब क्या होता है? ठीक है दोस्तों, अभिलेख का मतलब दोस्तों यहाँ पर अभिलेख का मतलब जैसे आप लोग ये अभिलेख इसमें एक देख रहे हो, जैसे मैंने अभी-अभी आपको बोला ना, अब जैसे गाँव में कोई पुल बनता है, क्या बनता है? पुलिया जिसे आप लोग कहते हैं ना गाँव में नहर वगैरह होती है, स्कूल होता है, उसपे देखो सफ़ेद-सफ़ेद पत्थर का या कोई कलर का भी पत्थर होता है, उस पत्थर पर खुदाई करके बनाते हैं, फला गाँव के प्रधान हैं, इतने मतलब इतने सालों से ये प्रधान रहे हैं, इतना रुपया लगा कर के इस गाँव में पुल का निर्माण कराया गया है। तो दोस्तों वही वाला हमारा क्या होता है, शिलालेख होता है। यही चीज़ें या तो पत्थर पर लिखी जाती हैं या तो लोखन पर लिखी जाती हैं। लोखन मतलब लोहे पर लिखी जाती है, सॉरी। ठीक है? अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर जो लिखा गया है, 1 मिनट आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाला हमारा दोस्तों एक क्या है, शिलालेख है। अब देखो, दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो लिखा गया है, आपको इसकी लिखावट क्या है, अलग दिख रही होगी और नीचे जो लिखा गया है दोस्तों, लिखावट क्या होगी, अलग दिख रही होगी। तो ध्यान से देखना, ये हमारा दूसरी भाषा में लिखा गया है और ये क्या किया गया है, दूसरी भाषा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों? इतना आप लोग समझ के चलना। ऊपर वाला दोस्तों क्या है, यूनानी भाषा है और नीचे वाला क्या है, अरामीक भाषा है। ठीक है? अरामीक भाषा है, तो 2 प्रकार की लैंग्वेज में लिखा गया है। आज भी आप लोग जानते हो, अगर कहीं क्या आप लोग यूट्यूब पे पढ़ते होगे, कुछ भी देखते होगे, कोई किताब भी ऐसी होती है, ऊपर क्या लिखा रहता है दोस्तों, अगर क्वेश्चन हिंदी में लिखा है, तो वही क्वेश्चन वो कॉपी करके किस में कर देते हैं, इंग्लिश में कर देते हैं। तो 2 लैंग्वेज में हो गया कि नहीं, हिंदी लैंग्वेज और क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज हुआ। इसी प्रकार के नीचे कह रहा है कि एक पांडुलिपि आपको दिखाई गई, सॉरी, एक शिलालेख आपको दिखाया गया है, इसमें क्या किया, 2 लैंग्वेज में लिखा गया है। दोस्तों शिलालेख क्यों रहता है? ताकि मतलब उस गाँव में कोई आता है तो उसको उस विषय में पता चले कि हाँ, अगर यहाँ पर एक पुल बना था, ये पुल गाँव के प्रधान ने बनाया था, इतने वर्षों से ये पुल हमारा चल रहा है। अब जैसे मान लेते हैं कोई एक क्या होता है दोस्तों, घर होता है। ध्यान देके चलना, अगर हमने कहा दोस्तों मान लेते हैं कोई एक क्या होता है, घर होता है या स्कूल है, हमने कहा अब स्कूल के चारों ओर एक मान घर नहीं, मान लेके समझो एक एक पूरा गाँव है। अब इस गाँव में दोस्तों आने के 4 गेट हैं, ठीक है? आने के 4 गेट हैं, तो इस गाँव का प्रधान अगर सक्षम है, अच्छा है, तो वो क्या करता है, अपने गाँव में एक रूल लगा के रखता है, इस गाँव में लड़ाई-दंगा नहीं होगा, अच्छे लोग रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, मतलब इस गाँव में लड़ाई से वाली समस्या से कभी नहीं होनी चाहिए। तो जो उस गाँव में बाहरी व्यक्ति आने वाला होगा, जो उस गाँव में बाहरी व्यक्ति आने वाला होगा, वो इस शिलालेख को पढ़ कर के समझ जाएगा, अच्छा ये गाँव में, इस गाँव में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, मतलब यहाँ पर दुर्व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो ये प्रधान हम लोगों को क्या करेगा, सज़ा देगा। दोस्तों वैसे आपको मतलब समझने के तौर पे मैं बता रहा हूँ, बाकी आजकल ऐसे प्रधान कहाँ रह गए हैं। आगे, किसी के पापा हों तो बुरा नहीं मानिएगा। हाँ, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों हाँ, हम बता सकते हैं कठोर सतह पर लेख लिखवाने का कारण क्या हो सकता है, ताकि उसे कीड़े ना खाएँ, मतलब कठोर सतह पर लिखने का कारण ये होता है ताकि वो अभिलेख जल्दी शिलालेख जल्दी खराब ना हो, इसीलिए इस पर लिखा जाता है। अब दोस्तों मैंने इसमें कुछ बता कर के रखा है, तो कह रहा है कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इधर देखना दोस्तों, मैं ऊपर लेके चल रहा हूँ। कह रहा है कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख अथवा पत्थर धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करके मिलते हैं। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों की तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि उन्हें लोग देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। ये पालन कर सकने वाली बात मैंने अभी-अभी आपको बताया। कह रहा है कि मतलब जैसे किसी गाँव में प्रधान ने क्या किया, बाहर गेट के सामने लगा दिया कि मेरे राज्य के अंदर कोई भी कानूनी दंगा-फसाद ऐसा-वैसा उल्टा-सीधा काम नहीं होगा। मतलब क्या, अपना उसके नियम का भाई पालन करोगे। जैसे सऊदी अरब में क्या रहता है, वो जैसा कहेंगे तुम वैसे रहोगे ना, ठीक है? तो उसी प्रकार से बस ऐसे ही होता है। दक्षिण कोरिया में कैसा होता है, वहाँ पर क्या, जितने वो स्टाइल में आपको देगा बाल कटाने के लिए, आप उतने ही स्टाइल में बाल कटा सकते हो, उसके आगे नहीं कटा सकते हो। तो ये भी एक प्रकार का उसका क्या है दोस्तों, रूल है। और यहाँ पर कह रहा है कि कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। मतलब अपने कार्य, मतलब जो-जो काम किए हैं। अब जैसे मैंने क्या कहा, पुल का निर्माण गाँव में होता है, तो वो प्रधान क्या कहता है, अपने कार्य का उत्कीर्ण करवाता है उसमें। मतलब ये लिखवाता है कि मैंने 5 साल में क्या-क्या कार्य किया है, ताकि उस गाँव वालों को भी क्या करे, पता चले। ठीक है। कह रहा है कि स्त्री अन्य पुरुषों अपने काम का विवरण को उत्पन्न करवाते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा-जोखा करते थे। मतलब पहले के ज़माने में जो युद्ध, जब वे युद्ध लड़ता था, युद्ध में जो विजय होता था, जो विजयी होने वाला राजा अपने विजय विजय की गाथा उसमें लिखवा करके अभिलेख शिलालेख बनवा करके लगवा देता था। अब आइए दोस्तों हम लोग इधर देखते हैं, इधर थोड़ा देख के चलते हैं कि इधर क्या लिखा गया है। हाँ।
1 मिनट। कह रहा है कि दोस्तों ये वाला अभिलेख जो कह रहा है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कांधार से प्राप्त हुआ है दोस्तों। कांधार कहाँ पे पड़ता है? अफ़गानिस्तान में पड़ता है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कर मतलब इसे अशोक ने लिखवाया था, करवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में अच्छे से पढ़ोगे। देखो तुम लड़के हो, मुझे पता है कि तुम लड़के हो, तुमको मैं पढ़ोगी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो हमारी रसीदा लड़की आगे थी उसको समझाया जा रहा है कि बेटा तुम इसके इस अभिलेख के बारे में अध्याय 8 में अच्छे से पढ़ोगे। तो दोस्तों आप लोग भी मुझे याद दिलाना, मैं अच्छे से, मुझे तो याद ही रहेगा, मैं अच्छे से इस अभिलेख के बारे में अध्याय 8 में देखता हूँ कि हाँ क्या-क्या बताया है। कह रहे हैं कि जब हम कुछ भी लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। अरे दोस्तों जब हम कुछ भी लिखते हैं किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते समय अक्षरों अथवा संकेतों से बनी जब हम बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र के प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामीक नामक 2 लिपियों भाषाओं में है। मतलब क्या, ऊपर वाला दोस्तों क्या है, हमारा यूनानी भाषा है, और नीचे वाला दोस्तों क्या है, अरामीक भाषा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बोला है, पुरातत्वविद। दोस्तों विद का मतलब क्या होता है, नहीं होता है, तत्व का मतलब क्या होता है, वस्तु समझ सकते हो, पूरा का मतलब क्या होगा, पुराना। पुराने समय की वस्तुओं का अध्ययन करने वाला ही क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। पूरा का मतलब पुराना, तत्व का मतलब वस्तु, और उसके बाद यहाँ पर विद का मतलब क्या होता है, ज्ञात करना या जानकारी लेने वाला। पुराने समय के विषय में जो जानकारी लेता है उसे क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहा जाता है। अब इतना हम लोग यहाँ पर ध्यान से देख के चलेंगे, आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि बाएं ओर, इधर देखो, 1 मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, अब यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, कह रहा है कि बाएँ ओर, इधर ये बाईं ओर इधर देखो, कह रहा है कि एक नगर से प्राप्त इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। अगर यार देखो इतना मस्त पात्र है, ये क्या है, इसे घड़ा बोलते हैं, कहीं-कहीं गाँव में गगरी बोलते हैं, कहीं-कहीं बिहार वगैरह में गगरिया बोलते हैं, ठीक है? तो कह रहा है इस प्रकार के पात्र जो होते हैं, देखो 4700 वर्ष पूर्व इस प्रकार का पात्र। अब देखो इतने पुराने समय में इतने अच्छे-अच्छे प्रकार के बर्तन बनते थे, मतलब लोगों को ज्ञान था। यहाँ ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, इसी का जिक्र कर रहा है। कह रहा है कि दाएं तरफ एक चांदी का सिक्का है, मतलब ये चांदी के सिक्के हैं हमारे, जो लगभग 2500 वर्ष, घड़ा कितना है, 4700 वर्ष पुराना है, लेकिन सिक्का क्या है, 2500 वर्ष पुराना होता था। हमारे द्वारा आज में प्रयोग में लाए जाने वाले सिक्कों से यह कैसे भिन्न है। देखो ये सिक्का है, ये कैसा था, इस पर कुछ प्रकार के वह नक्काशी अपना चित्र वगैरह बना के रखे हैं। ये तो हो सकता है टूटा हो, और लेकिन चित्र तो बना है ना। और ये भी देखो, ये एक ही चीज सिक्का है, लेकिन आगे और पीछे निशान बनाए गए हैं। जैसे हमने कहा अपन के पास क्या होता है, सिक्का होता है, तो ऊपर क्या होता है, हेड होता है, और नीचे इसका क्या होता है दोस्तों, माना 2 सिक्का है, तो इसका निचले वाले भाग पर क्या होता है, टेल होता है। हेड होता है और क्या होता है, टेल होता है, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है कि तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु से बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। अच्छा देखो, ये मिट्टी का घड़ा यहाँ पर क्यों पका दिया गया था? हमने कहा दोस्तों ये सुराही हमारी थी, तो ये सुराही पका क्यों दी गई मिट्टी से, ताकि ये जल्दी खराब ना हो, ये जल्दी गले ना। अच्छा आप ही सोचो, अगर वैसी कच्ची बना करके रख देते तो गल जाती ना, गलती कि नहीं गलती बताओ? यार ये तो ज़ाहिर-सी बात है, इसको तो गाँव वाली महिलाएँ भी बता लेंगी, दादी आज भी इसको बता लेती है ना। अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूँढते हैं। मतलब उनमें, मतलब उनको क्या है, उनको पुराने समय की वस्तुओं का अध्ययन करना है। बस वस्तु हो, चिड़िया हो, घास हो, कुछ भी हो, वो क्या करेंगे, पुराने समय के भी चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत के बारे में लोग क्या खाते थे। से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े का जल पाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। क्या पुरातत्वविदों को बहुता कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? करके पुरातत्वविद करके पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे-धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करने लगते हैं। मतलब जब अगर हम लोग अतीत पढ़ रहे हैं, अगर हमको अभी ये घड़ा नहीं मिला होता, तो हम लोग को मतलब पढ़ने में थोड़ा रोचक ना लगता, अच्छा ना लगता। लेकिन अभी पता चल रहा है कि हाँ, पुराने समय में ऐसा-ऐसा होता था, ये चीज़ें भी होती थी, तब हमको पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आता है। वही यहाँ पर बता रहा है कि मतलब कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पर कह रहा है कि अतीत का एक या अनेक, अतीत एक या अनेक, कह रहा है कि क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक के हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य, आगे देखते हैं।
ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने रखते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब जो राजा रहता था वो राजा तरीके से रहता था और जो क्या रहता था, कृषक रहता था दोस्तों वो कृषक के जैसा रहता होगा। तो वही यहाँ पर दोस्तों बता कर के चल रहा है। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि बहुत भिन्न थे ना, कहाँ गया? कह रहा है कि जैसा कि हम आज भी देखते हैं कुछ समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों और रीति-रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज जब अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन अंडमान निकोबार कहाँ है? अब देखो अगर मैं आपको भारत बनाता हूँ, ये दोस्तों अपना क्या होता है भारत होता है और ये इधर ऐसे-ऐसे होता है और ये इधर अपना ऐसे बन जाता है, ठीक है? अब देखना ये वाला हमारा दोस्तों क्या होता है लक्ष्य यहाँ पर छोटे-छोटे कुछ बिंदु दिखते हैं। आपको ऐसे-ऐसे कुछ यहाँ पे बिंदु दिखता होगा। तो दोस्तों ऊपर वाला दोस्तों हमारा क्या होता है अंडमान होता है और नीचे वाला दोस्तों क्या होता है निकोबार। ये अपने भारत की ही सीमा है। अपने भारत का ही छोटा सा ये भारत का द्वीप समूह होता है, ठीक है? तो बस यही बोल रहा है अंडमान मतलब यहाँ पर रहने वाले लोग, ठीक है? तो कह रहा है कि अंडमान में अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ करके, शिकार करके तथा फल-फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। अच्छा मतलब ऐसा भेद होता था पुराने समय में भी। कह रहा है कि इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद भी है। उस समय शासक अपनी विजय गाथाओं का लेखा-जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों को तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर आप क्या हो? अगर आप एक प्रकार के योद्धा हो, अगर आपने अच्छा-अच्छा काम किया है तो भाई आप क्या करोगे? अपना लेखा-जोखा अपने मंत्री से रखवाओगे ताकि आपके आने वाले बच्चे नाती वगैरह जो होते हैं, नाती समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, हाँ, समझना चाहिए ना यार। कह रहे कि आने वाले टाइम पे लोग आपके बारे में बच्चे नहीं हो तो मतलब लोग भारत के लोग तो जान सके ना यार कि हाँ, किस प्रकार के तुम योद्धा थे, कैसे नहीं है। कह रहे कि इसी प्रकार से जब शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा-जोखा नहीं रखते थे, तो पुरातत्वविद की सहायता से हमें उनके जीवन में जानने की मदद मिलती है। हालाँकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, चूँकि गरीब लोग कहाँ से रख पाते हैं ये सब। कह रहे तिथियों का मतलब दोस्तों कह रहे कि अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछता है तो तुम उसी दिन की तारीख के बारे में सोचने लगते हो। अगर मैंने पूछा हाँ, तिथि तिथि क्या है? तो तिथि के बारे में हम लोग उसी डेट को सोचते हैं। अगर तुमने 25 तारीख को कोई तिथि पूछी तुम बोलते हो 25 तारीख है। वर्ष जैसे 2000 इसी तरह का कोई अन्य अन्य डेट हमारे दिमाग में आती है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथियों से ली जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा से पहले तथा इससे पहले हाँ, जन्म की तिथियाँ इसके पूर्व में मानी जाती हैं। पुस्तक में 2000 अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से तिथियों का उल्लेख करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि दोस्तों बीसी क्या होता है और क्या होता है एडी क्या होता है। इसको मैं अच्छे से लास्ट में भी बता कर के चलता हूँ। बस इसमें मतलब क्या है ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथि क्या होती है, बाद में क्या होता है, इसको अच्छे से मतलब बताता हूँ मैं। देखो, अब यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए होते थे। अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग होता था। समय के साथ-साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं, लिपियों बहुत बदलाव आ चुका था। विद्वान कैसे जाने कि यह क्या लिखा था और क्या नहीं लिखा था। अब दोस्तों यहाँ पर संकेत दे दिया जाता था। अब उसमें कैसे पता कि इस संकेत में किसका क्या मतलब है? कर पूर्व में लिखे गए थे। अभिलेख की लिपियों का भाषाओं का प्रयोग हुआ था। समय-समय के साथ-साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपि बहुत बदलाव आ चुका था। विद्वान कैसे जान पाते कि क्या लिखा गया है? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार के अज्ञात अभिलेख को प्रसिद्ध पूरी अज्ञात लिपि को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा-रानी रहते थे। अब देखो दोस्तों, इसमें हमको कुछ संकेत दिया गया है। संकेत कैसा दिया है? इसमें देखो, अगर हमने कहा इस प्रकार का कोई चित्र मिलेगा तो वो क्या होगा? पी होगा। अगर ऐसा कोई चित्र मिलेगा तो उसको टी के द्वारा दर्शाएँगे। अगर ये लायन मिला है, शेर मिला है, अगर एल लिख दिए हैं, तो मतलब वो क्या होगा? शेर होगा। कहीं भी आपको एल लिखा मिलेगा तो इसका मतलब आप लोग समझ लेना कि वो किसका संकेत है? शेर का संकेत है। अब ये कुल्हाड़ी हँसिया जो भी हो उसको समझना। आई है मतलब क्या है? वो लड़ाई करने वाला औजार है। इसी प्रकार यहाँ देखो नीचे वाले चित्र में भी देख के चलो। देखो, नीचे वाले में दोस्तों ये जो हमारे चिड़िया है या कौवा है जो भी आप बोल सको, ए के द्वारा किसको डिनोट किया गया है? चिड़िया को। ए के द्वारा किसको डिनोट किया गया है? पक्षी को डिनोट किया गया है। और एल के द्वारा किसको डिनोट किया गया है दोस्तों? लायन को, शेर को डिनोट किया गया है। बस यही इसमें हमको देखना था। अब आगे देखते हैं दोस्तों इसको हम लोग नीचे क्या दिया गया? बस यही बता
मैं आपको बताया हूँ। कह रहा है कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक का नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 विभिन्न भाषाओं में लिपि यूनानी मिस्री 3 भाषाओं में यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा में पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजाओं तथा रानियों के नाम छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी मिस्री संकेतों को अलग-अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों को ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एक एल अक्षर किसको बताता था? जल्दी बताओ। एल अक्षर किसको बताता था? शेर को बताता था। एल अक्षर किसको बताता था? शेर को बताता था। ये नीचे देखो, एल अक्षर दोस्तों किसको बताता है? यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, ये जो एल है किसको बताता है? शेर को बताता है। और यहाँ पे ए किसको बताता है दोस्तों? पक्षी को। ए किसको बताता है? पक्षी को। ए किसको बताता है? पक्षी को बताता है। ए किसको बताता है? पक्षी को बताता है। अब ध्यान से देख करके चलना, यही मैं बता रहा हूँ कि ए किसको बताता है? पक्षी को बताता है। यहाँ देखो कह रहा है कि एल अक्षर किसको बताता है? शेर को बताता है। ए अक्षर किसके लिए? चिड़िया के लिए, मतलब पक्षी के लिए बनाए। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए किए गए हैं, तो वह अभिलेख उनके लिए पढ़ना बहुत ही क्या हो गया? आसान हो गया। बहुत ही क्या हो गया दोस्तों? आसान हो गया वह उस प्रकार के अभिलेख उनके लिए पढ़ना। अब दोस्तों कह रहा है कि कल्पना करो, तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात इंटरव्यू लेना है। कैसे तैयार क्या सवाल उससे पूछ सकते हो? इसकी एक तुम क्या करो, सूची तैयार करो। कह रहा है कि तुमसे एक पुरातत्वविद तुम्हारे सामने आएगा, तो बताओ कि तुम उससे ऐसे 5 सवाल कौन-कौन से हैं जो तुम उससे क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो। उपयोगी शब्द, अब यहाँ देखो, उपयोगी शब्द इधर देखो ये लिखा हुआ है। कह रहा है कि कह रहे उपयोगी यात्रा पांडुलिपि। 1 मिनट। देखो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि यात्रा पांडुलिपि अभिलेख पुरातत्वविद इतिहासकार। 1 मिनट दोस्तों, कैंसिल हो गया। सॉरी, बहुत-बहुत सॉरी दोस्तों। बस हाँ, देखो दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है? कर कि पांडुलिपि पुरातत्व कर कि यात्रा पांडुलिपि अपने पुरातत्व इतिहासकार स्रोत अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ठीक, इसको कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए नीचे दोस्तों, आओ याद करें। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? को मैं क्वेश्चन आंसर में इसको मैं लेकर के चलता हूँ, कराता हूँ दोस्तों। किधर गया दोस्तों? इसी के साथ लगता है ये पार्ट चैप्टर हमारा समाप्त हुआ है दोस्तों। दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर ज़रा भी आपको लगता है कि नहीं यार मैं कुछ बेटर कर रहा हूँ या कुछ बेटर कर सकता हूँ, दोस्तों इसके बाद मैं 3-4 वीडियो आपको और देता हूँ। सभी विषय के लगभग मैं वीडियो देता हूँ। लेकिन आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। दोस्तों जब तक आप लोग वीडियो शेयर नहीं करोगे, तब तक दोस्तों मार्केट में आ नहीं पाएँगे, बिल्कुल नहीं आ पाएँगे दोस्तों। और रिक्वेस्ट यार सभी लोग जल्दी शेयर करो। अपना चैनल दोस्तों एके स्टडी लाइन है। एके स्टडी लाइन को दोस्तों जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो। मैं दिन रात आपकी सेवा में तैयार हूँ। मैं दिन रात दोस्तों वीडियो आपको देता रहूँगा। और मैं दोस्तों मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब के विषय में लेकर के आना हूँ। मैं कितना गिनाऊँ, कंप्यूटर तक का मैं लेके आने वाला हूँ। दोस्तों हिंदी लाऊँगा, ज्योग्राफी लाऊँगा, इतिहास तो हमारा चल ही रहा है। अब पॉलिटिक्स भी आएगा, अर्थ इकोनॉमिक्स भी आएगा। साइंस में जितनी साइंस है दोस्तों सब आएगा, इंग्लिश भी आएगा, ग्रामर और थ्योरी सभी लेकर के मैं आऊँगा। तो दोस्तों बहुत-बहुत आपका स्वागत है। दोस्तों एक और सूचना आप लोगों के लिए। दोस्तों अगर आपके छोटे अथवा और छोटे भाई-बहन अगर 10th में पढ़ते हैं, तो दोस्तों मैं उनका भी सब्जेक्ट लेकर के आने वाला हूँ बहुत जल्द दोस्तों, उनको भी पढ़ाएँ सभी लोग। और दोस्तों जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं 12th का भी लेकर के आऊँ। ये तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ कि पहले मैं 12th का लेकर के आऊँ कि 10th का लेके आऊँ, सभी सिलेबस। जल्दी से दोस्तों कमेंट करके मेरे को बताना। बहुत-बहुत दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।